जो बात करेगा नेक्स्ट दिन यहाँ पे समझाना हो। ऋषिराज, ये चैप्टर लेकिन बहुत टफ, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया। ये बाकी चैप्टर का ऐसा एकदम नहीं, बहुत थियोरेटिकल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल। ये बस ये एक ही चैप्टर है जो तुम लोग को अच्छे से निकाल लेना है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के ऐसे तो एकदम मत समझो, पूरा ऑपोजिट है। क्लास 11 का वेव्स चैप्टर भी चाहिए इसमें, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सब चाहिए, जो कि तुम लोग छोड़ के हमको मालूम है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव बता दो, नहीं मालूम। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये सब चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट, जो कि पहले एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या है लाइट का नेचर? लाइट है ड्यूअल नेचर, जो हम लोग को अभी मालूम है। ड्यूअल नेचर क्या क्या है लाइट का? एक पार्टिकल नेचर, दूसरा क्या है? वेव नेचर, ठीक है। लाइट का पास दो नेचर है, कभी लाइट वेव का जैसा वेव करेगा और कभी लाइट पार्टिकल का जैसा वेव करेगा, ठीक है। तो कहते हैं पार्टिकल नेचर वेव करेगा, कहते हैं वेपर नेचर वेव। सेकंड पार्ट में हम लोग को यही पढ़ना है, लाइट ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन जब अराइज हुआ तब इसका आंसर किसी का पास नहीं था। ये व्हाट डज लाइट है, ये इस चैप्टर को पूरा कहानी करे से लेके जाएगा, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन पहले अराइज हुआ कि लाइट क्या है, आइदर लाइट इज अ पार्टिकल और लाइट इज अ वेव, इसका आंसर तभी किसी का पास नहीं था, ठीक है। जो अभी हम लोग को ये मालूम है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से लाइट प्रूव हो चुका है, लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है। अच्छा, तो क्वांटम मैकेनिक्स का बिगिनिंग हुआ इस चैप्टर से, ठीक है। ये जो पूरा एक ब्रांच खोल दिया ना नील बोर्ड, ये इधर से खोला, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले न्यूटन, ठीक है, हर जगह में रहता, ठीक है। वो एक ऐसा बंदा था, पूरा फिजिक्स को फॉर्मुलेट किया, पूरा कैलकुलस लिखा है वो अकेला, आउट ऑफ द वर्ल्ड, समझ में आया? अच्छा, तो न्यूटन सबसे पहले क्या बोला था? कब दिया हो ये? 1670, कितना पहले का बात। तब न्यूटन क्या बोला रहा? ये लाइट हैज पार्टिकल नेचर, तभी वेव नेचर का बात ही नहीं था। तब न्यूटन क्या बोला? लाइट हैज की नेचर, पार्टिकल नेचर। और वो लाइट का पार्टिकल का नाम हो क्या बोला था? कॉर्पस्कल्स। उस पार्टिकल का नाम हो क्या बोला? लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स, लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो न्यूटन अपना थ्योरी में लिखा है। क्या लिखा है? द लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स। उसका अकॉर्डिंग क्या है? जैसे ही लाइट मूव कर रहा है, मतलब लाइट का अंदर जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है। और उस पार्टिकल का नाम वो क्या दिया था? कॉर्पस्कल्स। लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स, ठीक है। और ये कॉर्पस्कल्स कैसा है? दिस कॉर्पस्कल्स आर वेरी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है? क्लास 11 में पढ़ा था, बताओ व्हाट इज इलास्टिक। जब भी ये कॉर्पस्कल किसी के साथ कोलाइड करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम दोनों हमेशा कॉन्जर्व रहेगा। इलास्टिक का मतलब क्या है? द काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम बोथ विल बी ऑलवेज कॉन्जर्व। ये कौन बोला था? न्यूटन। द लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स, और इन सभी कॉर्पस्कल्स, ये सभी कॉर्पस्कल्स क्या होगा? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये सब सभी कॉर्पस्कल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम दोनों हमेशा क्या रहेगा? कॉन्जर्व रहेगा, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट ही की कुछ ले। क्या बोला वो सेकंड पॉइंट?
ये सभी कॉर्पस्कल्स कैसा लाइन में मूव करेगा? कॉर्पस्कल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन उन लोग का स्पीड कैसा होगा? अलग अलग मीडियम में कॉर्पस्कल का स्पीड क्या होगा? अलग अलग होगा। तो सेकंड पॉइंट ये क्या बोला? कि लाइट, ये सभी कॉर्पस्कल्स कैसा लाइन में ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, और अलग अलग मीडियम में इन सभी कॉर्पस्कल का स्पीड क्या होगा? अलग। मतलब वाटर में कॉर्पस्कल का स्पीड अलग, एयर में कॉर्पस्कल का स्पीड अलग। समझ में आ रहा है? और वो क्या बोला था देखो, क्या बोला था न्यूटन? ये इन सभी कॉर्पस्कल का स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगा? डेंसर मीडियम में ज्यादा होगा, यही इसका ड्रॉबैक। न्यूटन क्या बोला था? एक पॉइंट जो अभी हम लोग को मालूम है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू, लेकिन न्यूटन क्या बोला था? ये सभी कॉर्पस्कल कहाँ मूव करेगा स्पीड में? डेंसर में ज्यादा स्पीड मूव करेगा एज कम्पेयर टू, मतलब वाटर में कॉर्पस्कल का स्पीड ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू एयर। समझ में आया? ये बोलने का पहले उसका एक रीजन भी था। जब उससे ये पूछा गया था ये कैसे हुआ, कि डेंसर में कैसे आप बोल सकते हैं जब लाइट का स्पीड ज्यादा है, तो इसका एक वो रीजन भी दिया। रीजन क्या है? सपोज ये रेयर है और ये क्या है? क्या मीडियम? डेंसर। ठीक है, डेंसर में पार्टिकल ज्यादा है और रेयर में पार्टिकल कम है। ठीक है, तो जैसे लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा, लाइट रे का मतलब न्यूटन का व्यूज होता है। जैसे लाइट रे, उसका मतलब क्या है? एक बीम ऑफ पार्टिकल आ रहा है, मतलब बीम ऑफ कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये कॉर्पस्कल्स रेयर से होते जाएगा, ये मीडियम का बाउंड्री में आया। ठीक है, अब न्यूटन का अकॉर्डिंग क्या है? जैसे ही ये कॉर्पस्कल इस बाउंड्री में पहुंच गया, तब इसका ऊपर नीचे जो पार्टिकल्स है इसका ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। करेगा कि नहीं? ये डेंसर मीडियम का पार्टिकल कॉर्पस्कल को अपना तरफ खींचेगा, जिसका वजह से ये जैसे ही इस मीडियम में एंटर करेगा, कॉर्पस्कल का स्पीड हो जाएगा ज्यादा। ये न्यूटन का पॉइंट ऑफ व्यू था। समझ में आया? न्यूटन ने क्या बोला था? जैसे लाइट मीडियम को चेंज करेगा, तो डेंसर मीडियम में जैसे ही आएगा, डेंसर मीडियम का पार्टिकल लाइट को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ वेयर मीडियम। जिसका वजह से कॉर्पस्कल जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, उसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए न्यूटन क्या बोला था कि डेंसर मीडियम में कॉर्पस्कल का स्पीड ज्यादा एज कम्पेयर टू, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि डेंसर मीडियम में पार्टिकल ज्यादा है, तो डेंसर मीडियम में फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो उसका स्पीड भी क्या होगा? ये न्यूटन का पॉइंट ऑफ व्यू था। समझ में आया? तो लिखो, force on corpuscles in denser medium is greater than the force on corpuscles in rarer medium। ठीक है, अच्छा, इसी का हेल्प से वो कौन सा फेनोमेना एक्सप्लेन कर चुके हैं बताओ तो? ये कौन सा फेनोमेना है? रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर चुका है न्यूटन विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी। रिफ्रैक्शन तभी एक्सप्लेन कर चुके हैं जो लाइट कैसे मीडियम में चेंज होता है। समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर चुका है कॉर्पस्कुलर थ्योरी। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को क्या बोला? ये अलग अलग कलर का लाइट का कॉर्पस्कल का साइज अलग अलग होगा। ठीक है, अगर लाइट का कलर वायलेट है तो उसका कॉर्पस्कल का साइज अलग होगा, जो कि हम लोग को अभी मालूम है, इज वेवलेंथ। तो अलग अलग कलर का लाइट का वेवलेंथ क्या होगा? अलग अलग होता है। तो न्यूटन तभी क्या बोला था कि अगर लाइट का कलर चेंज हुआ तो कॉर्पस्कल का साइज भी अलग होगा। समझ में आ रहा है? कॉर्पस्कुलर थ्योरी समझ में आ रहा है?
कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या क्या फेनोमेना एक्सप्लेन किया? क्या क्या फेनोमेना एक्सप्लेन किया, ठीक है? क्या एक्सप्लेन किया? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, जो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कॉर्पस को स्टेबल इन स्ट्रेट लाइन, ये फेनोमेना एक्सप्लेन कर दिया वो। दूसरा वो क्या एक्सप्लेन किया? रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन किया। रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया? कॉर्पस्कल्स को क्या पार्टिकल बोला था? इलास्टिक। अभी अगर पार्टिकल इलास्टिक हुआ तो क्या होगा? लाइट रे आया, यहाँ पे टकरा के फिर से वापस चला है, ठीक है? तो इसी तरह वो रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड वो क्या एक्सप्लेन किया? रिफ्रैक्शन। कैसे एक्सप्लेन किया वो रिफ्लेक्शन? जो अलग अलग मीडिया में लाइट का स्पीड क्या होगा? अलग होगा। तो डेंसर में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा और रेयर में लाइट का स्पीड कम होगा, जिसका वजह से लाइट बेंड होता है। और इसी फेनोमेना को क्या बोला? रिफ्रैक्शन। क्या क्या एक्सप्लेन करने नहीं सका? कुड नॉट एक्सप्लेन। इंटरफेरेंस, टू डिफ्रैक्शन, ये सभी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। थ्री पोलराइजेशन, ये तीन फेनोमेना वो एक्सप्लेन करने नहीं सका। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, अनपोलराइजेशन। क्योंकि ये तीन फेनोमेना तभी एक्सप्लेन होगा जब लाइट एक वेव होगा। लेकिन न्यूटन लाइट को क्या बोला? पार्टिकल बोला, इसलिए वो तीन फेनोमेना एक्सप्लेन कर नहीं सका। समझ में आ रहा है? लेकिन तभी न्यूटन का इतना दबदबा अभी भी है। तभी तो सोचो कितना था, ठीक है? तभी ये सभी लोग ये मान चुका था कि लाइट इज क्या? लाइट इज पार्टिकल। लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल नोन एज कॉर्पस्कल। कुछ वेव नेचर होता, कुछ प्रूफ नहीं है। न्यूटन जो बोला लाइट पार्टिकल है, तो लाइट क्या है? पार्टिकल। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को कब फॉल्स प्रूफ हुआ? जब इन 1850, ठीक है, एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? फोकल्ट, ठीक है? जो एक्सपेरिमेंटली क्या शो किया है? एक्सपेरिमेंटली शोड the velocity of light in water is less than velocity of light in, तो एक्सपेरिमेंट शो कर दे ये पानी में लाइट का स्पीड कम होगा एज कम्पेयर टू एयर। तो न्यूटन का थ्योरी यहीं पे खत्म हो, समझ में आया? तो लेकिन 1670 से 1850 तक सभी का मन में एक ही बात था, लाइट का एक ही नेचर है। क्या है? लेकिन लाइट का वेव थ्योरी 1600 में ही प्रूफ और एक साइंटिस्ट दे चुका था, जो हम लोग को ही पढ़ना है, हाइजेंस थ्योरी। वो बोल चुका है लाइट इज अ वेव। लेकिन तभी न्यूटन का थ्योरी था, जो कोई इसके ऊपर बिलीव ही नहीं किया। तो न्यूटन जो बोला वही करेक्ट। तो लाइट इज ए पार्टिकल। 1850 का बाद उसको लाइमलाइट मिली, मरने का बाद। जो लाइट इज ए वेव, जो हाइजेंस पहले ही बोल चुका था। जब न्यूटन लाइट पार्टिकल बोला तभी हाइजेंस बोला लाइट इज अ वेव, लेकिन तभी उसको लाइमलाइट नहीं मिला। समझ में? तो नेक्स्ट थ्योरी हाइजेंस थ्योरी। कब दिया था वो थ्योरी? लेकिन पॉपुलर कब हुआ? 1850 का बाद। क्यों? तभी न्यूटन था। समझ में आया? हाँ, न्यूटन सकता था, बोल सकते हैं फेम का भूखा। ठीक है, तभी इतना कुछ वो डिस्कवर कर चुका था, स्पेस टाइम कर्वेचर से लेके ग्रेविटी से लेके। ठीक है, तुम क्या सोचा न्यूटन थी वही डिस्कवर किया? एमजी
हाँ वो एमजीसी हम लोग को 9-10 में पढ़ा है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज निकाला हुआ। एक बंदा जिसका अंदर पूरा कैलकुलस लिखने का क्षमता है, तुम सोचो कि उसका ब्रेन कहाँ तक सोच सकता है। ठीक है। अगर न्यूटन बोल दिया कि ये रॉन्ग है, ये तो साइंटिस्ट भी सोचेगा हाइजन। हाँ मुड़े की बात को बात गंडोगलस तो हाइजन वो क्या बोला था? क्या बोला था वो? लाइट इज ए क्या वेव? मैकेनिकल वेव। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? ये भी रॉन्ग है। हाँ, लेकिन तभी का जमाने में बोला वो, लाइट इज ए मैकेनिक। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? जो लाइट नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, विदाउट मीडियम लाइट ट्रेवल करने नहीं सकती। ठीक है, वो क्या बोला? द लाइट रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रेवल। लाइट रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रेवल, नो विदाउट मीडियम लाइट, विदाउट मीडियम। वेट क्वेश्चन, वो क्या बोला? वेट, वजह से हाइजेंस क्या बोला? जो लाइट रिक्वायर्स विदाउट मीडियम लाइट कंट्रोल। तो जब उससे पूछा गया, इफ दिस इज योर थ्योरी देन एक्सप्लेन हाउ कैन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सन टू अर्थ। सन से लेकर अर्थ तक लाइट को कैसे आ रहा है? ठीक है, देखो यहाँ बीच में तो कुछ मीडियम है नहीं। क्या है? तो सन से लेके लाइट प्रोपेगेट करके अर्थ तक कैसे पहुंच रहे हैं? अगर लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो वो हाइजेंस क्या बोला? देखो बहुत ही जमदार एक हेवी बात बोला। वो बोला जब, हाँ वो बिलीव भी कैसे होता कि पूरा यूनिवर्स एक मीडियम है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वो क्या बोला? पूरा यूनिवर्स में एक मीडियम है, और वो मीडियम का नाम वो ईथर बोला। क्या बोला? तुमने नाम सुना होगा ईथर। वो क्या बोला? जब पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ? एक मीडियम, एक वेरी डाइल्यूट मीडियम नोन एज ईथर। वो बोला हाइड्रोजन, और उस मीडियम का थ्रू ट्रेवल करके लाइट सन से कहां तक पहुंच रहा है? अर्थ तक। यूनिवर्स में लाइट ट्रेवल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियम ईथर। बहुत सारा साइंटिस्ट इस थ्योरी को बिलीव भी किया। जब पूरा यूनिवर्स में क्या क्या है, ये ईथर एग्जिस्ट नाम का एक कीवर्ड भी आया है, ये हैशटैग ईथर एग्जिस्ट। मतलब पूरा यूनिवर्स में कौन सा मीडियम है? ईथर एग्जिस्ट है। हाँ हाँ, वेरी डाइल्यूट है, मतलब उसका डेंसिटी कम है, इसलिए लाइट का स्पीड ज्यादा है। वो प्रूव भी किया, क्योंकि देखो समझ में आ रहा है, अगर वेरी डाइल्यूट हो गया तो डेंसिटी कम आया। डेंसिटी कम आया मतलब लाइट इसमें फास्ट ट्रेवल करेगा ना। वो ये भी प्रूव कर दिया लाइट का स्पीड। तो लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग टू ट्रेवल इन द यूनिवर्स, बिकॉज जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रहे हैं वो बहुत ही डाइल्यूट है। अगर मीडियम डाइल्यूट हुआ वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बोला वेरी डाइल्यूट। कितना सुंदर से अपना थ्योरी को सजा दे। समझ में आ रहा है? चारों तरफ से ले लिया थ्योरी, ये इसको बिलीव करना ही होगा। न्यूटन नहीं है तो ये है। ठीक है तो लिखो। विच इज, और लाइट का वेलोसिटी भी देती है, अंडर रूट ई बाई रो। ये एक्सप्रेशन कहीं देखा देखा लग रहा है? लॉन्गिट्यूडल वेव का वेलोसिटी नहीं था क्या वेव्स में? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव क्या था? अंडर रूट ई बाई रो। ई क्या है? इलास्टिसिटी। रो क्या है? रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इथर को कैसा मीडियम बोला देखो तो? इथर का डेफिनेशन कैसा दिया? हाई वेरी डाइल्यूट, मतलब डेंसिटी कम। डेंसिटी कम तो स्पीड क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ रहा है? और हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ज्यादा तब भी स्पीड क्या होगा? तो इसी से वो एक्सप्लेन किया जाए लाइट का स्पीड यूनिवर्स में सबसे फास्ट है। इसी एक्सप्रेशन से वो ये भी बोला, लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स। समझ में? बिकॉज द मीडियम वेयर लाइट इज प्रोपेगेटिंग इज वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक। समझ में आ रहा है? हाँ, थ्योरी सब कैसे फॉर्मुलेट हो रहा है?
उसके बाद अभी तक लाइट का क्या नेचर प्रूफ हुआ, बताओ। सबसे पहले क्या नेचर प्रूफ हुआ था, उसके बाद वेव कौन प्रूफ किया, हाइजेंस। प्रूफ तो नहीं बोला। उसका बाद आइंस्टाइन फिर से आके क्या बोला, लाइट इज ए पार्टिकल, से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट इज ए पार्टिकल। अगर पार्टिकल नहीं हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा है, समझ में आ रहा है। तो घूम फिर के न्यूटन का बात तो फिर से सही हो गया। न्यूटन क्या बोला, लाइट पार्टिकल। आइंस्टाइन फिर से 1905 में क्या बोला, लाइट इज अगेन है पार्टिकल, लाइट हैज पार्टिकल नेचर, समझ में आया। उसके बाद मैक्सवेल आया, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वाइब्रेट करेगा, मैग्नेट में भी वाइब्रेट करेगा, जो इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, समझ में आया? मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का दरकार चाहिए नहीं। अगर लाइट आ रहा है मतलब मैं तो ऑसिलेशन का फील्ड आ रहा है, फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। किस कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कि आज का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्या है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, समझ में आ रहा है। अभी तुम लोग को हाइजेंस थ्योरी को थोड़ा और डिटेल पढ़ना है, तो हाइजेंस से आरो हमारा की क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, देखो हाइजेंस थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन किया था। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये सब तो इजीली एक्सप्लेन होगा। रिफ्लेक्शन, थर्ड क्या है, रिफ्लेक्शन। फोर्थ इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन किया, जो कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। फिफ्थ तो क्या एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया। कुड नॉट एक्सप्लेन में क्या होगा, पोलराइजेशन। यही एक फेनोमेना वो एक्सप्लेन करने नहीं था, क्योंकि ये एक्सप्लेन कब होगा, जब लाइट इज ए ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स नेचर होगा। पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ठीक है। तो जब भी लाइट ट्रांसवर्स नेचर होगा तभी पोलराइजेशन प्रूफ होगा। चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ नहीं सके, ये चैप्टर ही बोरिंग है, समझ में। लाइट डजंट एग्जिस्ट, लाइट डजंट एग्जिस्ट, तुम्ही क्यों गाँव लाइक दिस। तुम लोग ही सिर्फ इंजीनियरिंग का पीछे पड़ा है, इंजीनियरिंग को छोड़ के भी कितना ज्यादा दुनिया है फिजिक्स का, अगर तुम लोग एक्सप्लोर करने गए तो, ठीक है। नॉर्मल देखो, देखो हम बोल रहे, देखो अगर जॉब का पीछे नहीं दौड़ा, यूनिवर्स के लिए काम किया, बहुत बहुत अलग चीज है, वो अलग ही सुकून है। बीएससी फिजिक्स या फिर बीटेक में तुम लोग करो, गेट से क्लियर करके मास्टर्स में किया, अगर आईआईटी या फिर आईआईएससी में तुम लोग को पीएचडी में मिल गया तो जन्नत, तुम लोग को साइंस का रियल वर्ल्ड मिल जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वहां से, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आईआईएससी में एक बार घुस गया या फिर आईसीटीएस में, इंडिया में जैसा जैसा साइंस का इंस्टीट्यूशन है ना, तो बाद में मालूम चलेगा कि हम लोग बीटेक क्यों कर रहे हैं। बीटेक का प्रोफेसर लोग ही बोलेगा कि व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड फॉर द सोसाइटी। घूम फिर के तुम लोग प्लेसमेंट लेने वाला है, और मैं बीटेक का प्रोफेसर ही वही बोलेगा सोसाइटी में तुम लोग का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। जब तुम लोग एक प्लेसमेंट ले लेगा, उसका बाद एक आईआईटी का प्रोफेसर का इज्जत तो भी ज्यादा हो, जो कि रिसर्च कर रहा है। एक रिसर्च पर्सन का इज्जत तो भी ज्यादा हो एज कम्पेयर टू ए पर्सन डूइंग वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, पर मैं वही बात। नेक्स्ट, लिखो ये, राइट दिस।
अभी थोड़ा हाइजेंस थ्योरी को डिटेल पढ़ना। वेव फ्रंट, एक्चुअली इसका नाम हॉगेंस है, ठीक है, हम हाइजेंस बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन बुक में लिखा हुआ है हॉगेंस थ्योरी, ठीक है। एक्चुअली ये डच साइंटिस्ट है, तो डच में इसको हॉगेंस बोलते हैं। वेव फ्रंट, अच्छा, तुम लोग को इक्वेशन ऑफ वेव रिकॉल कर लो। इक्वेशन ऑफ वेव क्या है? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, लिखो ये, और ये वाला पार्ट को हम क्या बोलेगा? फेज। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ये लिख लो, राइट दिस इक्वेशन ऑफ वेव, ये राफ में लिख लो, ये चाहिए। हाँ, वेव इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है एक्चुअली। प्लस के एक्स हुआ तो इट इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और माइनस के एक्स हुआ तो इट इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वेव फ्रंट क्या है? व्हाट इज वेव फ्रंट? इट इज द, लिखो ये, लोकस या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए मीडियम vibrating in the same phase. Right. What is wavefront? It is the locus of all points in a medium vibrating in the same phase. Wavefront मतलब क्या? ये सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका फेज क्या है? सेम। तो इसका मीनिंग हम समझाएंगे। लोकस माने कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट सोर्स, क्या है बताओ? पॉइंट सोर्स, समझ लो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां पे एक पॉइंट सोर्स है, चारों तरफ से इस पॉइंट सोर्स से वेव निकल रहा है, ठीक है। तो सपोज देखो, लाइक दिस, ठीक है, क्या हुआ? इस पॉइंट सोर्स से तुम एक्स डिस्टेंस दूर में एक पार्टिकल को पकड़ो जिसका वजह से वेव क्रिएट हुआ, ठीक है। इस पार्टिकल का इक्वेशन कितना होगा बताओ? ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना होगा? के एक्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस हम क्या लिया? एक्स, ठीक है। सिमिलरली एक्स डिस्टेंस दूर में तुम इधर हो, इस पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा? सेम, ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा? के एक्स, क्योंकि डिस्टेंस सेम। टाइम हम टी लिया, टी टाइम में तुम किधर भी जाओ, एक्स डिस्टेंस में सभी पार्टिकल का इक्वेशन सेम निकलेगा। तुम इधर आओ, एक्स डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पे इस पार्टिकल का इक्वेशन कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस अगेन के एक्स, ठीक है। इधर आओ, सेम इक्वेशन, इधर आओ, सेम, सेम। तो हम ऐसा बोल सकेगा ये सभी पार्टिकल का फेस सेम है। फेस क्या है? ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर तुम टी टाइम में एक्स डिस्टेंस दूर में किसी भी डायरेक्शन में जाओ, जो पार्टिकल तुमको मिलेगा उसका फेस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ये सभी पार्टिकल का कलेक्शन को मिला के हम क्या बोलेगा? वेव। ये एक वेव फ्रंट है। पानी में कोई पत्थर डाल के पाया, चारों तरफ से सब वेव निकलता है, दिस इज वेव फ्रंट। समझ में? हम लोग को क्या पानी में तो वेव जनरेट होता है, तो क्या हम लोग को आग से ऐसा वेव दिखाई देता है क्या? हम लोग को वेव फ्रंट ही दिखाई देता है। एक वेव फ्रंट निकला, दूसरा वेव फ्रंट निकला, तो दिस इज अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। समझ में? बनाओ।
नहीं नहीं, वो एक्स है। ऑल दिस आर डिस्टेंस एक्स। इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन को हम क्या बोलेगा? वेव फ्रंट। ठीक है। आइडिया आ रहा है ना वेव फ्रंट का? पानी में पत्थर डालो, तीन चार वेव फ्रंट एक साथ निकलते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम डिस्टेंस चेंज किया, सपोज x1 तक आ गए, ये डिस्टेंस कितना है? दिस होल डिस्टेंस इज x1। ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल का इक्वेशन कितना होगा बताओ? ए साइन ओमेगा टी प्लस के x1 होगा। ठीक है। तो सेम तुम ऐसा x1 डिस्टेंस में जाओ, यहाँ पे भी x1 लो, यहाँ पे भी क्या आएगा? सेम ही फेज आएगा ना। तो अगर हम इन सभी पार्टिकल को ज्वाइन किया तो क्या हमको एक नया वेव फ्रंट मिलेगा? दिस इज माई अनदर वेव। समझ में आया? ये एक नया वेव फ्रंट है। इसका बाद और एक ऐसा नया वेव फ्रंट लाइक। तो दीज आर ऑल वेव फ्रंट्स। ठीक है। कलेक्शन ऑफ वॉल पॉइंट्स इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये हो गया ना? अच्छा, इधर ही बनाना। नेक्स्ट, हाइजेंस प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट। हाइजेंस प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट लिखो। दो प्रिंसिपल है। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? ईच पॉइंट ऑन एन वेव फ्रंट acts as a source of, अच्छा उससे पहले, अच्छा acts as a source of secondary disturbance। लिखो, each point on an wave front act as a source of secondary disturbance which produces secondary wavelets, which produces secondary wavelets traveling with the speed of wave। Write this wavelets, huh? These wavelets बताइए। हो गया? अब इसका मतलब क्या था? सेकंड पॉइंट लिखो, द टेंजेंट drawn to the secondary wavelets gives a new wavefront। लिखो ये।
अच्छा देखो, क्या एक वेव फ्रंट है? हाँ, ये वेव फ्रंट, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोले? ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट इज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। देखो, इस वेव फ्रंट का हम लोग पढ़ने क्या वाला है, एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनता है। ठीक है, ये मेरा एक वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट से क्या प्रोड्यूस होगा? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। उस डिस्टर्बेंस का नाम क्या बोला? सेकेंडरी वेवलेट्स। जैसे ये एक पॉइंट है, इससे एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस, लाइक दिस इज वन डिस्टर्बेंस, समझ रहे हैं? इस पॉइंट से एक डिस्टर्बेंस आएगा। ऐसा हर एक पॉइंट से एक नया डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, जिसका नाम क्या है बताओ? सेकेंडरी। तो दीज आर माई सेकेंडरी वेवलेट्स, जो कि एक वेव फ्रंट से निकलेगा। एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट से नया डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। उन सभी डिस्टर्बेंस का नाम क्या है? सेकेंडरी वेवलेट। अभी दूसरा पॉइंट पढ़ो। टेंजेंट ड्रॉन, क्या बोला है? सेकंड पॉइंट पढ़ो। टेंजेंट ड्रॉन टू द सेकेंडरी वेवलेट्स, उससे हमको क्या मिलेगा? देखो, अगर ये सब मेरा सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर हम क्या ड्रॉ करेगा? टेंजेंट। ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट। ऐसा अगर टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या मिलेगा? आई विल गेट ए, बताओ, न्यू वेव। यही है हाईनेस। समझ में आया? कि एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया डिस्टर्बेंस होगा, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा? सेकेंडरी वेवलेट। ये यही सीख लो, सेकेंडरी वेवलेट्स। उन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर फिर से टेंजेंट ड्रॉ करो, आई विल गेट ए न्यू वेव फ्रंट। अभी इससे अगर हमको फिर से एक नया वेव फ्रंट बनाना है, तब इसका हर एक पॉइंट का क्या प्रोड्यूस होगा? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, लेकिन जिसका एम्पलीट्यूड में भी डिक्रीज होगा। समझ में? फिर टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर यू विल गेट ए न्यू ड्रॉ दिस, ड्रॉ दिस। ওয়েভ নেচার পড়তেছো, এগুলো তো তখনই পসিবল व्हेन लाइट इज अ वेव, व्हेन यू आर स्टडिंग वेव। ठीक है? अभी ये वेव फ्रंट सिर्फ वाटर में थोड़ी ना होगा। अभी तुम लोग जो लाइट का वेव सब दिखाई दे रहा है ना, जो बाहर निकल रहा है, क्या हमें कि लाइटर একটা रे साइड পাইছো नहीं? की साइड पाइছো? लाइट का चारों तरफ से रे निकल रहा है, मतलब वी आर ऑब्जर्विंग द वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट। ठीक है, अगर ये एक लाइट है, देखो, इफ इट इज अ बल्ब सिंपल, तो हम लोग क्या ऐसा ऐसा रे दिखाई दे रहा है? नहीं ना, वी आर ऑब्जर्विंग द वेव फ्रंट्स विच आर कमिंग आउट ऑफ दिस लाइट। समझ में आया? इसी वेव फ्रंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग द वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट।
समझ में आया? हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल का। हाँ यही। हाँ हाँ। अच्छा, ये सब लिख लेना। ये सब का नाम क्या है? दीज आर माई सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, बुझ पाए सब? हम लोग को इससे क्या क्या प्रैक्टिकल करना मिलेगा? YDSC करेगा हम लोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ करेगा, वो मेरे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तुम देख सकते हो। YDSC करेगा हम लोग, ठीक है। डिफ्रैक्शन हम लोग करेगा यहाँ पे, दूसरा वस्तु पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन करेगा, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेगा। हम लोग लाइट का वेव नेचर को देखेगा, इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तुम लोग आज घर जाके मेरा इंस्टाग्राम का वो वीडियो देखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो एक आइडिया हो जाएगा कि हम लोग को पढ़ने क्या वाला है इस चैप्टर में। इंटरफेरेंस है तुम लोग का लास्ट टॉपिक, ठीक है। इतना सारा चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर टू स्टडी इंटरफेरेंस, जो कि मेन चीज है। और इंटरफेरेंस हम यही निकाला, यही ऑब्जर्व किया, तभी ये वॉल में बोर्ड नहीं था, ठीक है। तो लेजर लिया था, तो इस स्टूडेंट को करके दिखाने का पहले हम खुद अकेला यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नहीं था, मैं और मेरा दोस्त था, वो कैमरामैन था, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोर्ड तो नहीं था, इधर ये इसी वॉल को हम एज ए स्क्रीन लिया था, ठीक है। फिर हम स्लिट लिया, स्लिट से लेजर पास किया, दो लाइट को सुपरपोज कराया, फिर दोनों लाइट का हमको फ्रिंजेस ऑब्टेन। तो देखने में तो इतना इजी लगेगा, लेकिन इजीली ऑब्टेन होता नहीं है। बहुत बार ट्राई करने के बाद एकदम क्लियर फ्रिंजेस निकला, जो कि रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। फिर हम उसी फ्रिंजेस का सबको प्रिंट आउट निकाल के सभी स्टूडेंट का हाथ में दिया अगले साल। सबका पास आई भी प्रिंट आउट है फ्रिंजेस का, जो फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, तुम लोग को ही मिलेगा, ठीक है। ये सभी हम लोग यहाँ पे निकालेगा और सबका प्रिंट आउट तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कीजिए। अच्छा देखो, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, इसका स्पीड को हम कितना पकड़ा, बताओ। सेकेंडरी वेवलेट का स्पीड को हम क्या लिया? भी, ठीक है। तो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ, इन टाइम टी। ये वेवलेट्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? भी टी बोल सकेगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। अगर वेवलेट का स्पीड भी है, टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? स्पीड इंटू टाइम, भी टी। मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस इज, बताओ, भी इंटू टी, याद रखना। तो सेकेंडरी वेवलेट्स का डिस्टेंस कितना होगा? भी इंटू टी, लिख लो ये। दिस डिस्टेंस इज अगेन भी टी, दिस डिस्टेंस इज अगेन, दिस इज माई भी टी, ऑल दिस डिस्टेंस आर भी टी। समझ में आ रहा है? अब इसी चीज का हम थोड़ा समराइज किया तो देखो, देख लो। सपोज ये एक वेव फ्रंट है, क्या है ये? इज ए प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। इस वेव फ्रंट से एक न्यू वेव फ्रंट बनाना, तो कैसे बनाएगा? देखो, कुछ नहीं करना, देखो, VT डिस्टेंस दूर में जाके
सेकेंडरी वेवलेट बनाओ, उसका ऊपर टेंजेंट बनाओ। क्या करना है, VT डिस्टेंस दूर में जाके सेकेंडरी वेवलेट बनाओ, फिर उसका ऊपर क्या बनाओ, टेंजेंट। सिमिलरली देखो, ये एक वेव फ्रंट है, इससे नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा, VT डिस्टेंस दूर में जाके आप क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेवलेट। सिमिलरली यहाँ से VT डिस्टेंस दूर में सेकेंडरी वेवलेट्स, अगेन VT डिस्टेंस दूर में क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेवलेट। इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर क्या ड्रॉ करेगा, ये मेरा एक नया वेव फ्रंट। समझ में आया? इस वेव फ्रंट से और एक नया वेव फ्रंट बनना है, अगेन VT डिस्टेंस दूर में, अगेन यू ड्रॉ वेवलेट्स, इसके ऊपर फिर क्या बनाओ, टेंजेंट, फिर से नया वेव फ्रंट। ये हाइड्रोजन थ्योरी का समराइज पॉइंट। समझ में आया? तो न्यू वेव फ्रंट से जो जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, VT डिस्टेंस दूर में सेकेंडरी वेवलेट्स बनाओ, फिर वेवलेट्स के ऊपर क्या बना दो, उससे हमको क्या मिल जाएगा, ए न्यू वेव फ्रंट। समझ में आया? बताओ कैसे बना। नहीं, अभी तुम कौन सा पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हो उसका ऊपर डिपेंड करेगा ना। तभी का तुम अगर इस पॉइंट से बनाएगा, अगर तुम ये पॉइंट लिया तब टेंजेंट ऐसा बनेगा, ये पॉइंट लिया तब टेंजेंट ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वेव फ्रंट है तो इसका टेंजेंट ऐसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा ना। समझ में आया? ये जो अगर ये कर्व है, इसका सभी टेंजेंट कर्व होगा, कोई बात नहीं है, एक पॉइंट में तो टेंजेंट ऐसा रहेगा। बिल्कुल, हो गया। एक पॉइंट लिखो, राइट दिस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वेव का प्रोपेगेशन हमेशा वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर होगा। वेव का प्रोपेगेशन हमेशा वेव फ्रंट का क्या होगा, इसका मीनिंग हम बता रहे हैं। देखो, ये एक पॉइंट सोर्स है, समझ लो, ये वाला पॉइंट समझ लो, ये एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, इससे वेव फ्रंट कैसा निकलेगा, ऐसा स्पेरिकल निकला था, याद है? कैसा वेव फ्रंट निकला था, स्पेरिकल वेव। ठीक है, तो इसका लाइट वेव वेव का प्रोपेगेशन कैसा होगा, लाइट वेव कैसा बनेगा इससे, लाइट वेव और वेव फ्रंट, देखो प्रोपेगेशन ऑफ वेव और वेव फ्रंट हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका वेव लाइट वेव कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, एंगल कितना हुआ, लाइट वेव ऐसा बनाना है ताकि वेव फ्रंट का साथ कितना एंगल बनेगा, हमेशा 90। द प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज लाइक दिस। समझ आ रहा है? जो वेव का प्रोपेगेशन और वेव फ्रंट के बीच में हमेशा कितना डिग्री एंगल रहेगा, 90 डिग्री। ड्रॉ दिस। ठीक है, और एक चीज तुम लोग का एग्जाम में पूछेगा, ये अगर ये पॉइंट सोर्स है, इसके लिए बनने वाला वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल वेव। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए कैसा वेव फ्रंट आएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो तुम लोग को क्वेश्चन 1 मार्क का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ नियॉन बल्ब रखा हुआ है, ये प्रेडिक्ट द शेप ऑफ वेव फ्रंट, क्या होगा, पॉइंट सोर्स ऑफ नियॉन बल्ब, एक नॉर्मल बल्ब है, तो उससे वेव फ्रंट का शेप पूछा है, कितना हो, क्या होगा, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स है होल पॉइंट, तो उससे कैसा शेप निकलेगा, स्फेरिकल। याद रखना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है 1 मार्क का। एक बार वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट दे गिव पॉइंट सोर्स, देन दे गिव लॉन्ग नियॉन बल्ब। लॉन्ग नियॉन बल्ब कैसा होता है, ट्यूबलाइट कैसा है, लॉन्ग नियॉन बल्ब, तब उसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। अभी दिखाएगा हम।
ठीक है, दो चीज तुम लोग याद रखना। अगर पॉइंट सोर्स लिखा हुआ है तो शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, और लॉन्ग लिखा हुआ है तो शेप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, याद रख। ठीक है, अच्छा देखो, अभी तुम लोग को वेव फ्रंट बनाना है। क्या बनाना है, वेव फ्रंट। ठीक है, अभी सपोज ये लाइट वेव है, देखो ये क्या है, दिस इज माय लाइट वेव। इस लाइट वेव का वेव फ्रंट कैसा होगा बताओ, इन सभी लाइट वेव के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा। लाइट रे कैसा आ रहा है, ऐसा पैरेलल लाइट रे आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी लाइट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा, नहीं लाइट रेस पैरेलली आ रहा है, वेव फ्रंट कैसा आएगा, ऐसा बनाना है ताकि एंगल हमेशा 90 हो लाइट वेव के साथ, परपेंडिकुलर। वही तो कैसा होगा, शेप कैसा होगा वेव फ्रंट, देखो कॉपी दो। ये ऐसा नहीं होगा क्या वेव फ्रंट, अगर लाइट सोर्स ऐसा जा रहा है परपेंडिकुलर, ये प्लेन नहीं होगा, तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेनर, ये वाला पार्ट लाइक दिस। सिलेंड्रिकल लीनियर सोर्स के लिए होगा जब लाइट सोर्स से लीनियर हो। यहाँ पे लाइट सोर्स इंफिनिटी में है, जहां से पैरेलल रेज आ रहा है, लाइट सोर्स हम दिया ही नहीं है, सिलेंड्रिकल अलग है, अभी हम दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइट सोर्स कहाँ पे, इंफिनिटी में, जहां से लाइट कैसा आ रहा है, पैरेलल रेज आ रहा है, तो इसका वेव फ्रंट ऐसा 90 डिग्री में नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो ये शेप कैसा है, दिस इज माय प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे लाइट सोर्स कहाँ पे है, सोर्स एट इंफिनिटी। ठीक है, पॉइंट सोर्स हुआ तो वेव फ्रंट कैसा आएगा बताओ, पॉइंट सोर्स हुआ तो स्फेरिकल। अगर लाइट सोर्स इंफिनिटी में हुआ तो रेस कैसा आएगा, पैरेलल रेज आएगा, पैरेलल रेज का वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। ये सब चीज तुम लोग याद रखना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लीनियर, ठीक है, ये लीनियर सोर्स है, इसके लिए वेव फ्रंट कैसा हो पहले, हाँ यस कब से तुम वेट कर रहे, ये सिलेंड्रिकल बताएगा। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कैसे होगा बताओ, इससे लाइट वेव कैसा निकलेगा बताओ, लाइट वेव एक इधर ऐसा किया और इधर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी इसका वेव फ्रंट बनाना इजी हो जाएगा, लाइट वेव मिल गया, वेव फ्रंट कैसा होगा हमेशा 90, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा बताओ। अगर लाइट रे ऐसा निकल रही तो इस लाइट रे के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, ये वाला पार्ट के लिए स्ट्रेट होगा वेव फ्रंट, इसके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा स्ट्रेट, और इसके लिए कैसा होगा, दिस इज माय बताओ स्फेरिकल, तभी तो एंगल 90 होगा ना। समझ में आ रहा है? नीचे वाला के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, तो ये कैसा शेप है, अगर लीनियर सोर्स हो तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, सिलेंडर। ठीक है, अगर तुम लोग को लॉन्ग नियॉन बल्ब मेंशन है, क्या मेंशन है, ये बहुत ही कॉमन है, तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, बस रिमेम्बर दिस। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो अभी तक कितना वेव फ्रंट मिला हम लोग को, 3। पहला क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट,
दूसरा क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। तीसरा क्या है? सिलिंड्रिकल वेव। वेव फ्रंट और लाइट रे कितना डिग्री में रहेगा हमेशा? 90 डिग्री। याद रखना, ये भी आता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि वेव फ्रंट और लाइट रे के बीच में कितना एंगल रहेगा? 90 डिग्री। लॉन्ग नियॉन बल्ब। समझ में आ रहा है? लिखो, ड्रॉ द वेव फ्रंट। चलो, कॉन्वेक्स लेंस के लिए वेव फ्रंट बनो। ड्रॉ दिस, है ना? जो सकेगा उसको चिल्ड्रन डे में 2 चिकन का पीस एक्स्ट्रा। कुछ नहीं होगा, ऐसे भी हम डायरेक्ट घर से बना के लेके आए। ऑब्वियसली मेरे हाथ का खाना खा के देखना, उंगली गायब कर। ओ, अरुणाचल का खाना तो याद है? नेपोलियन का फेवरेट था वो। बेम्बू शूट के चिकन बॉयल। टेस्टी तो था। अच्छा, इसका वेब फ्रंट कैसे बनाए? देखो, ये पार्ट बाय पार्ट। देखो, पहले देख लो। ओए, देख लो। इस पार्ट का वेव फ्रंट अलग होगा और इस पार्ट का वेव फ्रंट अलग होगा। अभी बना तुम लोग, हम बोल दिया। इस पार्ट का वेव फ्रंट अलग होगा क्योंकि रेस कैसा है, पहले आ रहा है, इसका वेव फ्रंट अलग है और इसका वेव फ्रंट अलग है। चलो ट्राई। 2 वेव फ्रंट बनाना है, एक आगे में एक बाद में। हाँ, वेरी गुड। इसके लिए क्या आएगा? प्लेन। दूसरे वाले के लिए बताओ कैसा आएगा? हाँ, ऐसा ऐसा। जैसे इस वाला में प्लेन आ गया, तो इस वाला में कैसा है? स्फेरिकल। इधर में कैसा आएगा? वी विल गेट ए प्लेन वेव। समझ में आया? और इधर में कैसा आएगा? स्फेरिकल, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रिज्म का लिए बना तो प्रिज्म का रे डायग्राम बना और उसका वेव फ्रंट बना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक ही रे लो, इस सरफेस से लो, बैंड होके इस सरफेस से निकले, उसका वेव फ्रंट बना।
ड्रॉ, इधर बनाना है इधर बनाना है। लेफ्ट। इसका बनाना, इसका कैसा होगा? इधर प्लेन, इधर भी क्या होगा? ठीक है, इसका बनो कॉनकेव का। हम्म, समझ में तो आया कुछ आज का क्लास? समझ में आया ना? नेक्स्ट क्लास हम लोग रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ करेंगे, जो तुम्हें थोड़े से पढ़ चुके हैं वो अभी प्रूफ करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस थ्योरी। ठीक है, दोनों का प्रूफ करना है। हम्म? हाँ, नहीं एक ही बार। ये तो 2 सेकंड कटो। हाँ इधर एक तो इधर, तुम जो डायग्राम बनाया ना, इस चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन है जो श्योर है, जो आते रहते हैं, बहुत कॉमन कॉमन। जैसे हाइजेंस थ्योरी का हम लोग जो नेक्स्ट दिन प्रूफ करेगा वो बहुत ही कॉमन है। वाईडीएससी कॉमन है। डिफ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। हम्म? हाँ प्लेन, इसका प्लेन। अरे इधर कैसा आएगा प्लेन? इधर कैसा आएगा? हो गया। ठीक है, होगा आज तो।